नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हुंकार देख रहे हैं। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में आज 8वां दिन हो गया है। तबाही के निशान जगह जगह साफ तौर पर अब दिख रहे हैं और जिस खार्किव शहर पर रूस ने जोरदार बमबारी की है वो लगभग अब खंडर में तब्दील हो चुका है। उस पर कब्जे की खबर आ रही है। जो तस्वीरें आ रही है उसमें तबाही के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में चलती ये तस्वीरें आपके लिए सबूत के तौर पर कि खार्किव शहर का रूस की सेना ने क्या हश्र किया है। सड़कें सूनी हैं, बाजार पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, जगह जगह पर बमबारी के निशान दिख रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि खार्किव में बड़ी तादाद में भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं। खार्किव के बाद रूस की जो सेना है वो कीव के ऊपर आक्रमण करने की पूरी तैयारी में है और ये कहूं कि वो आखिरी हमले की तैयारी में है तो गलत नहीं होगा। 3 दिन से यूक्रेन की सेना रूस के कीव पर कब्जा करने से रोक रही है अपने आप को, या उसे रोका जा रहा है। यूक्रेन की सेना इनफैक्ट रोक रही है रशिया को। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये कहना है कि बड़े मूवमेंट के बाद भी रूस को कीव तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। सवाल यह है कि यूक्रेन कब तक रूस की ताकतवर सेना को कीव पहुंचने से रोक पाएगा, कब तक कीव को यूक्रेन बचा पाएगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी हुंकार रहेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस बिल्कुल तैयार है। हम यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करना जारी रखेंगे। यही बात जो लगातार एबीपी न्यूज पर रक्षा विशेषज्ञ डे 1 से कह रहे हैं। रूस यहां कब्जा करने नहीं आया है, रूस की जो मंशा है वो कुछ और है। सुनिए क्या कह रहे हैं सर्गेई। Мы готовы к переговорам. И когда президент Зеленский попросил о переговорах, президент Путин тут же согласился, направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. Потом они все-таки сказали, нет, мы приедем. Потом приехали не в тот день, когда договаривались, а через сутки. कर्नल दानवीर, जनरल जीडी बख्शी, जनरल संजय कुलकर्णी और ध्रुव पंडिता जो कि मेडिकल छात्रा यूक्रेन के सुमी से हमारे साथ जुड़ी हुई है और प्रणय उपाध्याय लीव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, डिटेल्स दे दीजिए, ग्राउंड जीरो से खबरें आ क्या रही है, क्योंकि यूक्रेन दावा कुछ और कर रहा है, रशिया की तरफ से दावा कुछ और हो रहा है। सच्चाई क्या है? प्रणय, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। अब ठीक है जी। इन तमाम जगहों के ऊपर जो रशियन ऑफेंसिव है, जो रशियन कार्रवाई है वो बरकरार है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम इस समय लीव में खड़े हुए हैं, खतरा लगातार यहाँ भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ये लगातार चिंता इस बात की बनी हुई है कि कहीं जो एक एक करके जो रशियन शहर हैं वो जो निशाने पर आते चले जा रहे हैं उसमें नुकसान का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये बात अलग है कि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है क्योंकि वो अपना किला बचाए हुए है, अब तक बचाए हुए है और आगे भी वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने कई लड़ाकू विमान जो है रूस के मार गिराए हैं, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है और जिसको लेकर भारत की भी चिंताएं हैं। भारत की चिंताएं 2 चीजों को लेकर है रूबिका। सबसे पहली तो ये कि इसमें बहुत सारी भारतीय जानें अब भी फंसी हुई हैं। चाहे सुमी की जगह की बात हो जहां अब भी 700 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। खार्किव में उसके बाहर के आसपास के जो इलाके हैं, आउटस्कर्ट्स जो हैं, वहां पर अब भी कई भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले हमने उन लड़कियों से बात की क्योंकि कल हमें पता चला था कि सेग्रीगेट किया गया, लड़कियों को प्रेफरेंस देकर ट्रेनों पर चढ़ाया गया लेकिन लड़कों को रोक लिया गया। आज वो लड़कियां जब लीव के स्टेशन पर पहुंची तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्टेशन का क्या मंजर था, किस तरीके से कई स्टूडेंट्स जो भारतीय थे जिनको ये अल्टीमेटम दे दिया गया था। आपने खुद अपने बुलेटिन के अंदर इस चीज का जिक्र किया था कि आखिर वो स्टूडेंट्स पहुंचे तो पहुंचे कैसे। वो सारे बच्चे किसी तरीके से सुबह की ट्रेन पकड़ के आज 24 घंटे का सफर तय करके आज यहां पर पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद अब वो बॉर्डर की तरफ जा रही थी वो बच्चियां।
करीब 20-25 बच्चियों से हमने बातचीत की और उन्होंने जो खौफनाक मंजर बयां किया वो अपने आप में दिल दहला देने वाला है। जो बच्चियां पढ़ने के लिए आई थी, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें बमबारी के बीच में इस तरीके से निकल के बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, कई किलोमीटर पैदल अपने सामान के साथ वो स्टेशन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये तमाम मंजर है जो कि इस युद्ध की विभीषिका का वो पहलू बताता है जिससे भारत भी जुड़ा हुआ है, जिससे भारत के लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और भारत की चिंताएं। और यही वजह है कि भारत हर समय इस चीज पर जोर दे रहा है कि सीज फायर हो। जी, और इसीलिए हिंदुस्तान बार बार ये कह रहा है, जो यूएनजी है उसमें ये कह दिया गया है कि हम तो इस पक्ष में हैं कि सीज फायर हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि सीज फायर होती हुई नहीं दिख रही है। और हकीकत ये है कि ये बच्चे इस वक्त बैटल ग्राउंड में हैं। हकीकत ये है कि हमें टफ होना पड़ेगा। हकीकत ये है कि वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स और जितनी कोशिश हो सके, जितना जल्दी हो सके वो बच्चे वहां से निकले और उन बच्चों को निकालने के लिए सरकार जितनी कोशिश हो सकती है करे। अब खबर ये आ रही है कि यूक्रेन में तेल डिपो को निशाना बना रहा है रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस लगातार, चाहे वो अलग अलग शहरों में बमबारी हो, वो चाहे स्ट्राइक्स हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, दागने के साथ साथ अब उन नब्ज को भी पकड़ने की कोशिश हो रही है जो रीढ़ की हड्डी है यूक्रेन की। तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव में तेल डिपो को तबाह किया गया है, चेरनिहिव में भी तेल डिपो को तबाह किया गया है। सारे खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ध्रुव पंडिता जो हैं, एक मेडिकल छात्र हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये उस इलाके से, सुमी से है, जहाँ पर अभी भी छात्र फंसे हुए हैं। ध्रुव, आप वहाँ पर अभी तक मौजूद हैं। मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ, क्यों? मैम, हम लोगों ने यहाँ से बात करनी चाहिए सारे एम्बेसी वगैरह में, तो उनके वहाँ से सिर्फ यही एक जवाब है कि हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कुछ इवैक्यूएशन का कोई प्रोसेस मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। तो अभी तक हमारे यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं आई इवैक्यूएशन में, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। आप हैं कहाँ अभी? मैं मैम लोकेशन से नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बंकर में है, हॉस्टल में है? मैम, अभी मैं बंकर से निकल के अभी हॉस्टल में आया हूँ वापस, क्योंकि हमारे वहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है, तो मैं पानी भरने के लिए ऊपर आया था, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क्स वगैरह भी नहीं आते हैं, इसलिए ऊपर आना पड़ा हमें। और क्या वहाँ पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, बमबारी, वो स्ट्राइक्स, मिसाइल, ये सब वहाँ पर हो रहा है अभी? यस मैम, हमारी नींद खुलती है मैम, अगर खुलती है तो मैम एयर स्ट्राइक से खुलती है, जैसे बम गिरते हैं तो उससे हमारी नींद खुलना शुरू होती है। एंड दिन रात फिर यहाँ पर फायरिंग्स चलती रहती हैं। रास्ते में हमें टैंक्स देखने को मिलते हैं, रशियन टैंक्स दिखते हैं, रशियन ट्रूप्स यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं सारी स्ट्रीट्स के अंदर। एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है मैम, फूड वगैरह को लेकर भी, खाने को कुछ नहीं मिलता मैम, बच्चे 1-2 दिन से भूखे बैठे हैं मैम। एंड पानी की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं मैम, जो स्टोर थोड़ा बहुत पानी है, हम उससे थोड़ा पी के हल्का सा काम चला रहे हैं मैम। ध्रुव, यहाँ हिंदुस्तान में आप बैठकर आपकी इन बातों को सुनकर मतलब दिल ऐसे बैठा जा रहा है। लेकिन ये रशियन सैनिक जो हैं, वो अगर आप लोगों को देखते हैं तो किस तरीके का उनका बर्ताव होता है आपसे? मैम, रशियन ट्रूप्स के सामने हम बाहर नहीं निकल पाते, हम लोग बाहर निकलते ही नहीं है, क्योंकि सब बच्चे इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि बाहर नहीं। ध्रुव, एक सेकंड रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है और वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। एक रशियन सैनिक है, रूसी सैनिक, जो हमला करते वक्त एक सेल्फी ले रहे थे। ये देखिए, ये सेल्फी ली। इसी सैनिक को अब यूक्रेन ने बंधक बना लिया है। रूस के सेल्फी सैनिक को यूक्रेन ने बंधक बना लिया है। पीछे गोलीबारी हो रही है, पीछे जो है एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं और मुस्कुराते हुए रूस का ये सैनिक तस्वीरें ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। और अब खबर ये है कि इस सेल्फी सैनिक को रूस ने, माफ कीजिएगा, यूक्रेन ने बंधक बना लिया है। कर्नल दानवी। जी हाँ, ये जो जबरदस्त फायरिंग देख रहे हैं, ये आप मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्राड BM-21 की देख रहे हैं, और ये लगातार 1 मिनट के अंदर 40 रॉकेट एक रॉकेट लॉन्चर से दागे जाते हैं, और इसकी जो रेंज है तकरीबन 20 किलोमीटर की है। और ये पूरी रेजिमेंट या पूरा जो बंधक बनाने का वीडियो भी आ गया कर्नल, ये देखिए। जी हाँ, बंधक बना दिया गया है। Путин кто? Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Не слышу. ऐसा लग रहा है पुतिन के ऊपर कुछ बोलने के लिए कुछ प्रेशर За эту ночь что-то डाला जा रहा переосмыслил? है। Путин кто? Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Не слышу.
Ты уверен в этом? वो हिंदी में देख दो, ये अंग्रेजी में नीचे सबटाइटल्स हैं, आप देखिए। हाँ है सर। Is Putin a... Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Не слышу. Ты уверен в этом? गाली लिखी हुई है। Ты за эту ночь что-то переосмыслил? पुतिन को गाली देकर और कह रहे हैं सैनिक को कि क्या वो Путин है хуйло ऐसे или या не хуйло? नहीं Скажи है। мне прямо. Не слышу. यस। Ты уверен в этом? Ты за эту ночь что-то переосмыслил? Путин кто? Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Не слышу. Ты уверен в этом? Я уверен в этом. Ты за эту ночь что-то переосмыслил? Путин кто? Путин хуйло или не хуйло? Скажи мне прямо. Не слышу. Хуйло. Ты уверен в этом? Я уверен в этом. Ты за эту ночь что-то переосмыслил? Путин кто? ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए जनरल बख्शी भी हमारे साथ हैं, जनरल कुलकर्णी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये उस कैटेगरी में आएगा कि नहीं कि आप टॉर्चर कर रहे हैं, आपने बंधक बनाया और उसके बाद आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं एक सैनिक के साथ? देखिए, यूक्रेन और रूस का वो रोटी बेटी का हिसाब किताब है। हाँ। ये पता नहीं, काफ़ी शादियां यूक्रेन की रूस में भी होती हैं और रूसी की यूक्रेन में भी होती है। अब ये जो सैनिक है, अब कितना प्रोपेगेंडा, बिकॉज ऐसे इसमें क्या होता है, लड़ाई के माहौल में हमेशा जो कैजुअलिटी है वो है ट्रूथ, सच्चाई बहुत मुश्किल होता है पता करना। अब ये सैनिक सेल्फी में था और अब यही सैनिक को PW बनाया गया है और उस तरीके से वो जो बात कर रहा है, बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये इसका क्या संबंध है और ये कैसे हो गया है। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मतलब मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ सर, आप लोग ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, बैटल ग्राउंड पर रहे हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं। लेकिन ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जनरल, और उसके बाद वो लेटा हुआ चेहरा जिसमें वो डरा हुआ दिख रहा है, मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज भाप सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। चेहरे पर थोड़े चोट के निशान भी देखिए दिख रहे हैं, और सामने वाला बहुत प्रेशर के साथ, क्या पुतिन XYZ है कि नहीं है, और वो कह रहे हैं हाँ है, तुम श्योर हो है कि नहीं है, तो वो कह रहे हैं हाँ है। क्या होता है जब भी इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, अब इसको कुछ दिया है, कोई इंजेक्शन दिया है या क्या बात कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता है, क्यों बात कर रहा है, किस लिए बात कर रहा है, या वो अपने आप को छुड़ाना चाहता है या किस घर का है। तो ये इस तरह की बातें ज़रूर हमने देखनी चाहिए, पर कोई किसी कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए, बिकॉज आधे वक्त ये सब प्रोपेगेंडा, कई तरह की चीज़ें, या ये खुद परेशान है या दिमागी हालात इसकी कैसी है, क्योंकि सेल्फी भी ले रहा था। हाँ। और उस तरफ तो कुछ बताना मुश्किल है, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। इस सिचुएशन में, इन सर्कमस्टांसेस में कौन कब क्या कह रहा है, वो सिर्फ तस्वीरों से आप नहीं बयां कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ, ये तो खबर सबसे पहले ABP न्यूज पर आपने देखी, और ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से बात की है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की। अब दोनों नेताओं के बीच में 90 मिनट तक बातचीत हुई है। 90 मिनट मैक्रो और पुतिन के बीच में 90 मिनट। क्या ऐसी बातचीत हुई है, किस बात को लेकर, क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था, क्या किसी तरह की बातचीत किसी कंक्लूजन पर पहुंची है, क्या मना लिया गया है या धमकियां मिली है? जनरल GD बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच में, इमैनुअल मैक्रो के बीच में, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत हुई है, और ये छोटी मोटी बातचीत नहीं थी। 90 मिनट कर्नल दानवी, 90 मिनट बातचीत हुई है। जी हाँ, 90 मिनट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और मेरे ख्याल से बात यही हो रही है कि कितनी जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन मिले। तो ये, लेकिन इसकी आगे डिटेलिंग नहीं आई है, बट एट द सेम टाइम फ्रेंच साइड से रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में भी बात करी है। तो बेसिकली फ्रांस जो है वो पूरी तरह से हार्ड कोर US एलाई के तौर पर भी नहीं देखना चाहिए इन हालात में। हाँ। क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्ट उसका रशियन कंसर्न्स की तरफ भी रहता है, और इस वजह से ये बहुत अहमियत हो जाती है इस बातचीत की जो 90 मिनट चली। जनरल GD बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, रोबिका बात कर रही हूँ स्टूडियो से। आपको अरसे से ABP न्यूज के दर्शक मिस कर रहे थे, क्योंकि ये वो टाइम है जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध का मैदान है, और ऐसे में आपकी समझ और परख क्या कहती है, किस दिशा में जाते हुए 8वें दिन के बाद हम दिख रहे हैं? देखिए, इसके ये जंग शुरू होने के पहले इंडियन मिलिट्री रिव्यू, जिसका मैं एडिटर हूं, हमने एक जनरल्स की टीम बिठाई थी और एक वॉर गेम की थी
एक हफ्ता पहले लड़ाई शुरू होने के। उसके वॉर गेम के रिजल्ट्स हमने सार्वजनिक किए थे और मैंने लेख लिखा है और हमने उसको नेट पे उसको प्रचलित किया। हमने कहा था कि ये युद्ध, हमारा अंदाज था 7 से 10 दिन चल सकता है, 7 से 10 दिन चल सकता है। ये जो युद्ध है 7 से 10 दिन चल सकता है, 7 से 10 दिन चल सकता है ये युद्ध। और आज 8वां दिन हुआ है और मेरा हिसाब यह है कि 2 या 3 दिन में रूस इस युद्ध को अपनी टर्म्स पे खत्म कर लेगा। और देखिए, हमारा ध्यान सारा जो है वो कीव के ऊपर और खारकीव पे आकर्षित है। हाँ। दक्षिण यूक्रेन में बहुत तगड़ी प्रोग्रेस करी है रूस ने और उसने जो है तमाम बंदरगाहें जो कि ब्लैक सी पे हैं, जो कि सी ऑफ अजोव पे हैं, उनके ऊपर कब्जा जमा लिया है। उसने जो है वहां के जो शहर पे, 2 शहरों पे कब्जा कर लिया है और जो मारियोपोल की बंदरगाह और जो ओडेसा की बंदरगाह है उसको उसने पूर्ण रूप से घेर लिया है। डॉनबास में उसके जो ट्रूप्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन में, उनके साथ उसका लैंड लिंकअप हो गया है। ठीक है, डॉनबास में उसने डोनेत्स्क और लुगांस्क, ये दोनों प्रोविंसेस तकरीबन पूरी पकड़ ली हैं। खारकीव में उसने कहा है कि मेरा पूर्ण कब्जा हो गया है और बड़ी भारी बमबारी और भयानक बर्बादी वहां पे हुई है क्योंकि उसने ताबड़तोड़ आर्टिलरी और एयर से असॉल्ट किए हैं हमले के पहले, जो कि जरूरी हो जाता है अगर आपको सप्रेस करने हैं एनिमी डिफेंसेस, एनिमी के जो जैवलिन मिसाइल जो अमेरिकन ने दिए हैं। हाँ। जो शोल्डर फाइड स्टिंगर मिसाइल दी। हाँ। जी जनरल बख्शी, आपने ये कहा कि आपने इस बात का अनुमान लगा दिया था कि ये 7 से 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी और रशिया अपने शर्तों पर यूक्रेन को मना लेगा, उसको घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। अब मेरा सवाल ये है सर, आपकी समझ क्या कहती है कि वो घुटने पर कैसे, एक पपेट गवर्नमेंट लाकर या रशिया जो है यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, अपना पताका लहरा देगा, वो कैसे होगा? देखिए साहब, मैं नहीं समझता रूस जो है वो पूरा इलाका पकड़ना चाहेगा। ठीक है, मेरा ख्याल रूस के जो मिनिमलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां पे वो है कि जो दनीपर रिवर के साथ साथ तकरीबन पार्टीशन कर दे यूक्रेन को। जो रूसी भाषाई इलाके हैं डॉनबास के और जो लुगांस्क के, क्रीमिया के, वो तो उसने पकड़ ही लिए। खारकीव जो पुरानी राजधानी थी शायद उसको भी पकड़ लेगा और पूरा जो तट है, समुद्री तट, उसको वो कब्जे में ले आएगा। यानी यूक्रेन का जो समुद्र मार्ग है उसको बंद करके लैंडलॉक्ड कंट्री बना देगा। ठीक है। पुतिन ने हमले के पहले क्या कहा था, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उन्होंने कहा था डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन्स मिलिट्री पोटेंशियल, एक, दूसरा डीनाजिफिकेशन मतलब रिजीम चेंज। रिजीम चेंज के लिए उसको कीव को पकड़ के ध्वंस करना होगा। हाँ। और पॉलिटिकल लीडरशिप को वो जो है वो खत्म करना होगा, मिलिट्री लीडरशिप को धराशायी करना होगा। ये मेरा ख्याल उसके मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जैसे जॉर्जिया में हुआ था, जो रूसी भाषाई इलाके थे उसने पकड़ लिए थे, बाकी सब छोड़ दिया था। ये हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है जनरल बख्शी, हमने भी तो बांग्लादेश छोड़ दिया था। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि रशिया एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है यूक्रेन पर। रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन जो बाकी विदेशी वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, बाहर जाने नहीं दे रहा है। भारत, वियतनाम और चीन के लोगों को रोक रहा है। जनरल कुलकर्णी, यूक्रेन कवच बनाने के लिए पहले भी खबर आ रही थी कि हिंदुस्तानी और भारतीय छात्रों को किडनैप करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय ने नकारा उस खबर को। ऐसे है रूबिका की कई बार जो माहौल है और जिस प्रकार से मीडिया है, शायद कई बार ऐसा लगता है उनको कि शायद भारत ने वो स्टैंड नहीं लिया यूक्रेन के लिए, बल्कि भारत के यूक्रेन के साथ भी संबंध अच्छे हैं और भारत के रूस के साथ भी संबंध अच्छे हैं और बार बार भारत ये प्रयास कर रहा है कि बातचीत के द्वारा ये मसला हल हो जाए। ठीक है। लेकिन यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार से है,
नंबर एक कि यूक्रेन में जिस प्रकार से बातें हो रही हैं वो अपने जो नागरिक हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करें, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि ट्रेन में वो जगह नहीं दे रहे, हम लोगों को धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। हाँ। वो हो सकता है। मैं इन्हें कहूँगा क्योंकि हर एक कोई भारतीय सेना तो है नहीं कि पाकिस्तान में इतना भी हो जाए उसके साथ सबके साथ अच्छा सलूक करे। ये उस माहौल ऐसा गर्मा गया है वहाँ पर कि हमें लगता है कि जो आपने एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हाँ। कि ऐसे नहीं है कि ह्यूमन शील्ड बना करके ये है और इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ताकतवर पहले लग रहा था, मतलब पेपर्स पर कि यूक्रेन पर जब चाहे रशिया कब्जा कर सकता है, लेकिन आज 8वें दिन हम खड़े हुए हैं और युद्ध जारी है, कीव पर रशिया कब्जा नहीं कर पाया है। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि कौन पावरफुल है। युद्ध में तबाही में दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। पहले रूस का दावा देख लीजिए, यूक्रेन के 2870 सैनिक हमने मार गिराए हैं, ये रशिया दावा कर रहा है। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है कि रूस के 9000 सैनिक हमने मार गिराए हैं। युद्ध की तबाही के बारे में बता रही हूं आपको। रूस फिर यह दावा कर रहा है कि हमने 62 लड़ाकू विमान जो है वो ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है कि 30 लड़ाकू विमान हमने तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन कहता है रूस के 30 और रूस कहता है कि हमने यूक्रेन के 62 ध्वस्त कर दिए हैं। 606 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां रूस ने दावा किया यूक्रेन की हमने तबाह कर दी है। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है? 1117 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हमने तबाह कर दिया है। दोनों मुल्कों के अपने अपने दावे हैं, यहां पर देख लीजिए। 39 एयर डिफेंस सिस्टम रूस कह रहा है हमने यूक्रेन के मार गिराए, खत्म कर दिए, तबाह कर दिए। यूक्रेन कह रहा है 11 एयर डिफेंस सिस्टम हमने रशिया के खत्म कर दिए हैं। 67 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम रशिया ये कह रहा है दुनिया को कि हमने यूक्रेन के उड़ा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। 42 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम बर्बाद हमने कर दिए हैं, यूक्रेन कह रहा है। आम लोगों पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, ये रूस दावा कर रहा है। लेकिन 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये दावा कौन कर रहा है? यूक्रेन कर रहा है। मेरे सारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे इस बारे में पूछ लेते हैं। ये सारे जो दावे हैं, इन दावों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जनरल कुलकर्णी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये देखिए, जैसे मैं आपको रूबिका बता रहा था कि हर जब इस तरह की लड़ाई होती है दावे किए जाएंगे, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स किए जाएंगे। हम लोगों ने वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन इस बात को जरूर दर्शाता है कि लड़ाई हो रही है। ये कहना कि यूक्रेन वुड बी अ वॉक ओवर, वो नहीं है। और ये इस बात को क्यों मैं कह रहा हूँ कि यूक्रेन कांट बी अ वॉक ओवर, यूक्रेन भी विश्व का टॉप 10 डिफेंस एक्सपोर्टर है। अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चर मैन्युफैक्चरर है, टैंक्स बनाता है, एयरक्राफ्ट बनाता है, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी है उसके पास, तो ऐसे नहीं है कि यूक्रेन जो है स्पेंट फोर्स है। यूक्रेन में काफ़ी दम है। और वही नहीं, और रूस भी ये दिखाना चाहता था विश्व को कि वो भी स्पेंट फोर्स नहीं है, उनमें भी दम है। और आज की तारीख में 30 नाटो देश हैं, एक तरफ अकेला रूस खड़ा है, पर रूस आंख से आंख डाल के सबके सामने खड़ा है। और कोई भी रूस को सिर्फ अपने यूक्रेन को आश्वासन दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, पर कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है यूक्रेन के लिए वहाँ पे जाकर के लड़ने के लिए। ये क्या दर्शाता है कि और उसके बावजूद यूक्रेन को, ये रूस को भी लगा कि शायद यूक्रेन, क्योंकि संबंध ऐसे हैं, दोनों देश एक ही भाई हैं। भाई जनरल, फिर ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है, और ये कई लेखों में आया है, कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रूस की शर्तें यूक्रेन को आज नहीं कल माननी है। तो क्या इस वक्त ज़ेलेंस्की जो हैं वो अपने मतलब के लिए पूरे के पूरे राष्ट्र को तबाह कर दे रहे हैं? ये ऐसे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, ऐसे है। ज़ेलेंस्की में जोश है, होश नहीं है। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि उसने अपने देश को तबाह करके रखा है। और पुतिन जो है वो सालों से इस बात को कह रहे हैं, सालों से, कि यूक्रेन जो है किसी भी हालत में नाटो का सदस्य नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके नाटो के सदस्य बनने से जो सुरक्षा की समस्याएं हैं रूस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2008 में रूस ने दिखाया कि वो क्या होता है जॉर्जिया में। उसके बाद फिर से 2014 में दिखाया, जब यूक्रेन ने अपना पश्चिम की तरफ रुख बदला तो क्रीमिया उन्होंने ले लिया। इसके बावजूद भी बात नहीं समझ में आ रही थी, और खासकर पश्चिमी देशों को लगा कि इस तरह से उकसाना एक तरफ हुआ, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो भी खुद उनके दिमाग में इस बात का
बार बार एक तरीके से था कि हम रूस से अलग होंगे, और इसमें कोई शक नहीं है जिस प्रकार से यूक्रेनियन लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से यूक्रेनियन ने जरूर आज 8वां दिन है और हम लोग कह रहे हैं कि 10वें दिन 12वें दिन अगर घुटना नहीं टेक रहा है, चाहे कुछ भी हो, मकसद ये है कि यूक्रेन कड़ाके की टक्कर दे रहा है रूस को, और रूस भी इस बात को जानता है कि यूक्रेन के ऊपर केक वॉक नहीं है, और यही कारण है कि कीव को लेने से पहले खार्किव को उसने तबाह करके रखा है, और बार बार ये वार्निंग मिल रही है यूक्रेन को। कर्नल दानवीर, ये स्ट्रैटेजी क्या है? दो चीजें तो जनरल कुलकर्णी यहाँ पर समझा चुके हैं कि ये दोनों ही सेना और नाटो का वहां पीछे पूरा का पूरा बैकअप मिल रहा है, तो सारे वर्सेस रशिया इस वक्त दिख रहा है, और होश है, जोश है, पर होश में काम नहीं लिया जा रहा यूक्रेन की तरफ से। लेकिन फिर रशिया का प्लान क्या है? रशिया का प्लान, जैसे जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे और जैसा हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे, रशिया का प्लान बड़ा सिंपल है। रशिया यूक्रेन की जो पोटेंशियल है, जो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल है, उसको कम करना चाह रहा है। इसीलिए सारे जो पोर्ट सिटीज हैं उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है या घेराबंदी कर ली है, और उसको मजबूत करते जा रहा है। क्रेमिया की लोकेशन स्ट्रेंथन करेगा, ओडिशा को और मारियोपोल को अपने कब्जे में लेगा, और जितना भी ये जो रशियन स्पीकिंग इलाका है और रशियन स्पीकिंग जहां पर ज्यादा लोग पाए जाते हैं, वहां पर यह भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में पुतिन यूक्रेन के 2 टुकड़े कर दे। जो रशियन साइड है उसको अलग इंडिपेंडेंस मान्यता दे दे, और जो यूक्रेनियन साइड है, दैट इज वेस्ट ऑफ निप्रो रिवर, उसको अलग मान्यता दे दे, और कीव को सॉर्ट आउट करेगा। कीव बचेगा नहीं। ये इसीलिए जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि जोश है पर होश नहीं है। भाई, आपकी हट की वजह से कीव के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है, और जहां तक यूक्रेनियंस की क्षमता की बात करी जाएगी, कैसे जज्बे से लड़ रहे हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 में रूस और यूक्रेनी सैनिक एक साथ उन्होंने नाजियों के हमले झेले और नाजियों को डिफीट किया। स्टेलिनग्राड, लेनिनग्राड, बैटल ऑफ कीव, और कितनी जबरदस्त लड़ाइयां इन सैनिकों ने लड़ी हैं। इनका हौसला, इनका जज्बा बहुत ही जबरदस्त है, एंड इट इज ऑलवेज सेड दैट इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन। तो मशीनें शायद ध्वस्त हो गई हों, लेकिन जो मैन है यूक्रेन का, वो बिल्कुल वही वाला है। और जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है, खून एक ही है। वो जो जोश और जज्बा दोनों सैनिकों को, इस पार हो या उस पार हो, वो लगभग एक ही तरीके का है। क्रुश्चेव और ब्रेजनेव जो सोवियत यूनियन के बहुत बड़े लीडर थे, दोनों में यूक्रेनियन खून। आहा, जनरल बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी। मैडम, आप अगर मेरी राय नहीं चाहिए तो आप मुझे फारग कर दीजिए। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझे कहने का मौका ही नहीं कुछ दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ एक बारी फिर। वो तस्वीरें ज्यादा दिख रही हैं। मैं तो यहीं बैठा हूँ मैडम, आपका कैमरा लगा है सामने। नहीं, आप कैमरा लगा है जनरल बख्शी, बट आई मस्ट टेल यू दैट आई कुडंट सी यू ऑन स्क्रीन। आई हैड नो इंटेंशन। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू। नाउ कैन आई स्पीक? प्लीज सर, गो अहेड। थैंक यू। देखिए, ऐसा है, प्लीज देखिए, ऐसा है कि अभी जब हमला शुरू हुआ था तो पुतिन ने क्या अनाउंस किया था कि वी विल डिस्ट्रॉय यूक्रेनियन मिलिट्री पोटेंशियल। हाउ डू यू डिस्ट्रॉय मिलिट्री पोटेंशियल? यू ब्रिंग यूक्रेनियन ट्रूप्स टू बैटल एंड यू किल देम, डिस्ट्रॉय देम। इजंट दैट व्हाट इज प्रिसाइसली हैपनिंग? ठीक है साहब। नंबर 2, उसने कहा था डीनाजिफिकेशन, विच इज शॉर्ट हैंड फॉर रेजिम चेंज। रेजिम चेंज अगर उसको सिर्फ करना था तो वो बड़ा आसान तरीका ये था कि प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस लेके ज़ेलेंस्की, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको ठोक दे, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस को तबाह कर दे, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको तबाह कर दे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को तबाह कर दे, उनको भी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को तबाह कर दे, और वो जो है सारे कमांड एंड कंट्रोल नोड्स को तबाह करना मुश्किल नहीं था। अगर आपके पास वो मोबाइल है, आपका ऑन है, तो आपको जीरो कर दिया जा सकता है।
तो वो देखिए साथ साथ जो है यूक्रेनियन मिलिट्री पोटेंशियल भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसने जो उनके न्यूक्लियर प्लांट हैं चेर्नोबिल में पकड़ लिए, जो 6 प्लांट यहां साउथ में हैं वो पकड़ लिए, ताकि वो वहां से फिसाइल मटेरियल लेके एटम बम ना बना सके। ठीक है, जैसे कि ईरान से वो बंद कर रहे हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि अमेरिका ने यूक्रेन में 6 बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश करी थी। एक पे तो उन्होंने थर्मोबारिक बॉम्ब लगा के उड़ा दिया। वहां पे कोरोना वायरस पे रिसर्च हो रही थी। बैट कोरोना वायरस जो कि कजाकिस्तान की बैट्स हैं, रूस की चमगादड़ें हैं, उन पे रिसर्च हो रही थी। ये यूक्रेन भी देखिए कोई गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते नहीं है। हर तरीके से ये रूस का नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इनको अमेरिका उकसा रहा था। अमेरिका ने इनको उकसाया, इन्होंने रूस की आंखों में सीधा फिंगर डाली। और जब रूस ने वापस पलटवार किया तो देखा कि अमेरिका, नेटो तो साहब सब नदारद हो गए हैं, जैसे गधे के सिर से सींग। अब बड़ी बहादुरी की बातें करना वगैरह बहुत अच्छी बात है, मुझे जज्बा बड़ा पसंद आया एक सैनिक की हैसियत से। लेकिन देखिए साहब, जब इसी तरह अमेरिका ने ध्वस्त किया था इराक, तो रूसी मिलिट्री एडवाइजर्स ने उनको कहा था कि यार बेफायदा मत मरो, आप उनको कब्जा कर लेने दो, फिर गुरिल्ला वॉरफेयर करके इनके नाक में दम करो। आप समझे? हाँ, और बिल्कुल ठीक ऐसा हुआ और अमेरिका को इराक छोड़ना पड़ा, काफी नुकसान उठा के। अफगानिस्तान भी छोड़ना पड़ा, काफी नुकसान उठा के। आजकल किसी देश पे कब्जा करके बूट्स ऑन ग्राउंड रखना काफी महंगा पड़ सकता है अगर आबादी लड़ने को तैयार है, तो यहाँ लड़ने को तैयार है। तो मेरे ख्याल से जो रूस का जो ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, हाँ जनरल बख्शी, फिर सवाल ये है कि आज बातचीत होने वाली है, अभी कुछ ही देर में हम एक ब्रेकिंग चला भी रहे थे और मैं आपके खौफ में मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि मैं आपका दोबारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरे बड़े सीनियर हैं, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। तो वो बड़ी ब्रेकिंग ये थी कि आपसे कुछ ही देर में ये दोनों आपस में टेबल पर बैठेंगे, बात करेंगे, तो क्या कोई हल निकल जाएगा? जैसा आप कह रहे हैं कि 7 से 10 दिन के अंदर जो है वो माहौल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि दोनों में बातचीत शुरू हो जाए और दोनों एक दूसरे की बात मान ले। यूक्रेन की टीम बातचीत के लिए बेलारूस रवाना हो गई है, लौट रहे हैं। इसी पर बात, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में कैसे लगी आग, ये भी आप जानेंगे थोड़ी ही देर में। दुनिया का सबसे बड़ा विमान है और यूक्रेन ने अपने ही विमान को ध्वस्त कर दिया। गलती से ही किया, वो रशियन टैंकर्स को निशाना बना रहा था यूक्रेन की सेना, और गलती से अपने ही विमान पर निशाना बना दिया। और ये कीव एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जला है, एंटोनोव AN-225 मिरिया, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है ये। और ये देखिए कैसे ध्वस्त हो गया। अपना ही एयरक्राफ्ट यूक्रेन ने गलती से ध्वस्त कर लिया, क्योंकि यूक्रेन की सेना के निशाने पर वो तमाम टैंकर्स और बख्तरबंद गाड़ियां थी रूस की, उनको निशाना बनाने में वो अपने ही सबसे बड़े दुनिया के विमान को निशाना बना गई। ये तस्वीर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।